गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा कि अ, हमें जो पढ़ाई करनी चाहिए वो लर्निंग बाय डूइंग करनी चाहिए। मतलब जो चीज़ हम थ्योरेटिकली पढ़ें, कोशिश करनी चाहिए कि उसको एक्सपेरिमेंटली क्या करें, वेरीफाई भी करें। तो आज मैं एक ऐसी थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत काम की है, और हम इसको कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज के नाम से जानते हैं। प्रत्यास्थ कणों की टक्कर, ये एक विमी भी होती है, दो विमी भी होती है, और स्पेस में भी होती है। मगर हम एक बार सिंप्लिसिटी के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम एक विमी या वन डायमेंशनल कोलिजन के बारे में बात करेंगे, और फिर इसको हम आगे बढ़ा करके हम इसको डिफरेंट केसेस बनाएंगे, और डिफरेंट केसेस बना के हम उनको प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे। तो आज हम अपनी थ्योरी डेवलप कर लेते हैं, और फिर हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको इनको प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे। इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे जिस पॉइंट पर आज अपन छोड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करते हैं कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज और वन डायमेंशन। बहुत सिंपल सी है। एक स्ट्रेट लाइन को हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होती है वो 1D कहलाती है। लेट अस कंसीडर टू बॉल ऑफ मास m1 एंड m2। इनकी वेलोसिटी मान लेते हैं बिफोर कोलिजन है u1 और u2। मासेज इनके m1 और m2 है, और इनकी जो वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन है वो u1 और u2 है। ये इनिशियल है। डायरेक्शन इसकी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। इसको अपन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, वो यू के अंदर अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना। ये ड्यूरिंग का कोलिजन हो जाएगा, इनके बीच में कोलिजन होगी। ये m1 है, ये m2 है, और ये कोलिजन के बाद में ये पार्टिकल इधर मूव कर जाएंगे। और कोलिजन के बाद में मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी तो m1 की हो जाती है v1, और m2 की हो जाती है अपने पास v2। So these are the u1 and u2 are the velocities before the collision, and v1 and v2 after the collision. अब हम इसको आगे अपने पढ़ाते हैं कि कैसे होगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि हर एक चीज को अपने को समझ में आना चाहिए, कि हर वर्ड के बारे में हमें समझ में आना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है, कोलिजन का मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, सब चीजें आनी चाहिए। कोलिजन का मतलब है कि जो दो बॉडीज हैं वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। कांटेक्ट में आने के बाद में वो अलग अलग या जो जैसा भी उनका आगे होगा उसके हिसाब से मूव कर जाती है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो उनकी मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको बेसिकली अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो दोनों का सम है वो कंजर्व करता है हमेशा बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन। अगर नहीं करता हो तो वो इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगी, वो बिल्कुल अलग तरह का केस हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जो इनकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, वो टक्कर से पहले टक्कर के बाद बराबर होगी। हमने ये जो लाइन ली है, हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अर्थ की सरफेस के पैरेलल है। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगी, ये हम मान के चल रहे हैं। जी की वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तीनों जगह बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है, उसमें बिफोर द कोलिजन पोटेंशियल एनर्जी सेम है और बाद में भी सेम है। तो हमारे पास बेसिकली इलास्टिक 1D और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो अर्थ के सरफेस के क्षैतिज तल के अंदर है, उसके अंदर ही आ जाता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये हमें पता पड़ना चाहिए कि ये कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये आना चाहिए। जैसे आपको कह दिया कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, मगर वहां केवल काइनेटिक एनर्जी लिया। अगर ये मेरे को प्लेन इंक्लाइंटेड हो जाएगा, बाय द वे इस प्लेन के ऐसा ना हो सकता, ये इस तरीके का होता, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं रहती, तब हमें उसको भी पिक्चर में लाना पड़ता, तो वो डिफरेंट केस हो जाता। तो ये हमें सब चीजें आनी चाहिए कि कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो अपने को आनी चाहिए। तो मैंने बताया कि अपने पास चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मगर यहाँ पे और यहाँ पे चूंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर आ गया, जी इससे 90 डिग्री पर है। देखिए ये भी चीज समझने की बात है, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है ना, या यूं मूव कर रही है, दोनों तरफ हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर जी 90 डिग्री पर है। तो ये जो mg है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब मोशन की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा,
cos 90, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी यद्यपि यहाँ पर है मगर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जो प्लेन है उसके क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर 90 डिग्री होने पर कोई भी इसके ऊपर बेसिकली अपने पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं लग रहा। हाँ, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जरूर होंगे, प्लेन सरफेस के कारण भी होगा, कुछ एयर के कारण होगा, उन सबको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और हमने इलास्टिक बॉडीज के बारे में और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हम दूसरे जो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो जो स्पेशली यहाँ पे फ्लोर का होगा उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और एयर का जो होगा फ्रिक्शन उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, और फिर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स भी जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो गया। बेसिकली अपन ने डिफाइन इस तरीके से प्लेन को कर लिया कि भाई ये भी जीरो हो गया। इसके जीरो होने से क्या हो गया कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए बेसिक शर्त होती है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे जीरो हुआ, हमने इसको प्लेन ले लिया, प्लेन लेने के साथ में हॉरिजॉन्टल ले लिया प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन लेने के बाद अलावा हमने यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनको सबको नेग्लेक्ट कर दिया। तो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू जीरो हो गई। उसके जीरो होते ही अब हम हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मैं सिंपल सा लिखता हूँ m1u1 प्लस m2 u2, ये तो बिफोर द कोलिजन हो गया, और आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2 v2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, और ये हो गया बिकॉज दूसरा क्या अपने पास इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना, कोलिजन ऑफ अपने पे इलास्टिक। इसको थोड़ा सा मेरे को टॉपिक को एक्चुअल में चेंज करना चाहिए, इलास्टिक बॉडीज ना करके के इलास्टिक कोलिजन ऑफ बॉडीज करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक बॉडीज ना कह करके अपन इसको ज्यादा अच्छा रहेगा अपने पास। तो दूसरा अपने पास क्या लॉ हो गया, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, मैंने पहले ही बता दिया कि अब काइनेटिक एनर्जी से मतलब है। तो बिफोर द कोलिजन कितना हो गया, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर द कोलिजन कितना हो गया, हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन और 1-2 को मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट का मतलब है कि m1 को इधर ले आऊंगा, m2 को इधर ले आता हूं। ये कई काम अपन इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे, ये कई काम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। इनको जैसे ही हम मैनिपुलेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से इसको मैनिपुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ तो मैं काट ही देता हूं सब जगह से, तो आसान हो जाएगा अपना काम। तो ये क्या हो जाएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया m2, और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को तो मैं पहले 3 नंबर कह देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को खोल देता हूं। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना होता है, a प्लस बी और a माइनस। मैं इसको लिख देता हूं m1, यहां से करता हूं मैं u1 माइनस v1 और फिर डॉट तो क्या आ जाएगा u1 प्लस v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा m2, यहां से क्या आ जाएगा v2 माइनस u2 और डॉट आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा v2 प्लस u। ये इक्वेशन मेरे पास कितनी आ गई, 4 नंबर इक्वेशन आ गई। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई 1 2 3 4। ये सारी की सारी इक्वेशन आ गई जो अपने आगे काम आएंगी। अब हम थोड़ा सा इसको आगे और मैनिपुलेट करते हैं। एक बार मैं पिक्चर को रब कर देता हूं और हम इसको आगे इक्वेशन जिससे कि अपन पूरे बोर्ड को इसको यूज कर पाए और दिखता भी रहेगा हमें सारा वो। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करते हैं। 4 में 3 का डिवीजन देते हैं। जैसे ही मैं 4 में 3 का डिवाइड करता हूं तो ये और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। m1 भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से m2 भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। ये कैसा आया, मैंने कहा 4 इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। अब मैं सीधा इनका रिजल्ट यहां पे लिख रहा हूं तो मेरे पास देखते रिजल्ट क्या आता है।
जैसे ही मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये और ये कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बच गया, केवल ये बच गया, तो ये आ गया u1 प्लस v1 इक्वल टू कितना हो गया, v2 प्लस u। ये इक्वेशन अपने बहुत काम की इक्वेशन है। और 5 इसको मैं अभी ऐसा ना लगता कि एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा कुछ दूसरे फॉर्म में ले लेते हैं। v1 को एक तरफ ले आते हैं, v2 को एक तरफ ले आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ से वहां ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ v1 माइनस v2। देखिए मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा तो माइनस आएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, और ये इक्वेशन नंबर होगी 5। हम देखेंगे कि ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक बहुत काम की चीज है जो कि इलास्टिक कोलिजन में स्पेशली काम में आता है, और वो ये होता है। ये बेसिकली क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। टक्कर से पहले तथा टक्कर के पश्चात कण दो की एक के सापेक्ष जो गति होती है उसका आयाम टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बराबर होता है, और दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत काम का रिजल्ट है, और बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है। अब देखिए ये अपना काम यहां तक तो हो गया, अब मेरे को आगे और मैनिपुलेट करना है और कुछ इसके टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की कुछ वैल्यू निकालनी है। तो अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 5 है, इनको मैं सॉल्व करता हूं। इसमें मैं v1 और v2 को x और y मान लेता हूं, यहाँ पे भी मेरे पास x है और यहाँ पे भी कितना है, x y है। इनको दोनों को x और y मान के सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें जो इक्वेशन 5 है इसको एक बार अपन क्या करेंगे, m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ में जोड़ देंगे, और फिर दूसरे में इसको m1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ में क्या होगा, जोड़ के घटा करके और अपने पास सॉल्व कर लेंगे। ये हम काम करेंगे और ये सब काम हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर काम करेंगे और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे।